हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज इस क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो हमारा इंडियन पॉलिटी का एक नया अध्याय होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, यानी संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियों के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से इस पूरे संविधान के अंतर्गत जितनी भी सारी अनुसूचियों का वर्णन राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा या जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा संविधान को निर्मित करते समय जितनी भी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है संविधान के अंतर्गत, उन्हीं सारी अनुसूचियों का वर्णन या उन्हीं सारी अनुसूचियों का अध्ययन आज हम इस क्लास में बड़े ही परिपक्वता के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्लास में भरपूर आनंद के साथ में और एक नए जोश और उल्लास के साथ में क्लास को भरपूर अटेंड करेंगे शुरू से लास्ट तक में, और क्लास का भरपूर आनंद भी लेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि सर्वप्रथम ये देखते हैं कि अनुसूचियां होती क्या हैं और इस संविधान के अंतर्गत या जो भी हमारी भारत देश की ये नियम और कानूनों की पुस्तक बनाई गई है जिसके द्वारा पूरा का पूरा भारत हमारा इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, और इंडिया हमारा इन्हीं नियम और कानूनों से बंधा भी है। ठीक है, तभी इसकी शासन व्यवस्था एक बेहतरीन रूप से चल रही है। तो इसी में हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि अनुसूचियां हमारी होती क्या हैं। तो सर्वप्रथम हम ये बात करते हैं कि अनुसूचियां होती क्या हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमको समझना है कि अनुसूचियों के संदर्भ में कि अनुसूचियां हमारी होती क्या हैं। तो अनुसूचियों से हम ये तात्पर्य लगाते हैं या ये समझते हैं कि इनको एक प्रकार से लिस्टिंग टाइप में किया गया है, यानी जो भी हमारे संविधान में अनुच्छेद वगैरह दिए गए हैं या भाग वगैरह दिए गए हैं तो इनको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से जो भी हमारे मतलब संविधान के अंतर्गत नंबरिंग सिस्टम या जो भी सारी कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है वही हमारी अनुसूचियां हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि अनुसूचियों के संदर्भ में एक प्रकार से हम यह भी बोल सकते हैं कि अनुसूचियां वो होती हैं कि जो भी हमारे मानते हैं जैसे कि जो भी हमारी काम करने वाली सरकार है या जो भी हमारे भारत देश की कार्य करने वाली सरकार है उसका जो भी हमारा प्रशासनिक ढांचा होगा या वो किस प्रकार के हमारे कार्य करेगी और कौन कौन से कार्य करेगी और जो भी हमारी इन्हीं कार्यों से रिलेटेड या जो भी हमारी प्रशासनिक कार्यों से रिलेटेड नीति बनाएगी सरकार या विधि बनाएगी सरकार, उन्हीं को हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं जिनको हम लोग अनुसूचियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मेनली हमको अनुसूची शब्द से यही शब्द पकड़ना है या यही सारी चीजें हमको समझनी है। ठीक है, और फिलहाल में मूल संविधान में कुल मिलाकर के हमारी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई है। तो आज अगर हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इनको संविधान संशोधनों के द्वारा बढ़ाया गया और वर्तमान में आज इनकी संख्या बढ़ करके 12 हो चुकी है।
तो इन्हीं में सर्वप्रथम हम एक एक करके यह देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी ऐसी अनुसूचियां बनाई गई जिनके माध्यम से सरकारों की जो भी हमारी प्रशासनिक गतिविधियां हैं या जो भी हमारी उनकी नीतियां हैं या ऐसे कौन कौन से कार्य आते हैं इन अनुसूचियों के अंतर्गत। ठीक है, तो उन्हीं सारे अनुसूचियों की चर्चा आज इस क्लास में बड़े ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। और यहां से अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है अनुसूचियों से रिलेटेड तो वो हमारा क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेंगे और देखते हैं अनुसूचियों के संदर्भ में। इन अनुसूचियों में हम लोगों ने बात की कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी हमारे, जो कि हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों के द्वारा या उस समय जिस समय संविधान का गठन किया जा रहा था भारत देश का, तो उस समय जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उनके द्वारा मूल संविधान में 8 अनुसूचियों को समाहित किया गया। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आवश्यकता के अनुसार इन अनुसूचियों की संख्या वर्तमान स्थिति में बढ़ा दी गई है और इनमें आज कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हमारी कर दी गई हैं। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा करने की जब आवश्यकता पड़ती है सरकार को या संसद को, संविधान में फिलहाल में ये बात याद रखेंगे कि संविधान में अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट होगा तो वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, अर्थात संसद के द्वारा हमारा किया जाएगा। तो संसद को जब ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन किए जाने हैं या इसमें कुछ जोड़ना है, तो वो हमारे संविधान के अनुसार संसद में हमारा उस बिल को पारित किया जाता है बाकायदा बहुमत के साथ में। और जब वह बिल या विधेयक बहुमत के साथ में सिद्ध हो जाता है तो वो फाइनली संशोधन के नाम पे सामने आता है या पूरे देश के लिए वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो वही बात करते हैं कि 12 अनुसूचियां वर्तमान में हमारे संविधान में समाहित की गई। अब इन्हीं में हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जिनके माध्यम से सरकार की जो नीतियां हैं वो इन्हीं किसके अनुसूचियों के माध्यम से आती हैं और कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। तो फिलहाल में हम लोग देखते हैं एक एक करके। प्रथम अनुसूची इसमें क्या दिया गया है? प्रथम अनुसूची में ये बोला गया है, ये हमारा संविधान से रिलेटेड या जितनी भी अभी सारी क्लासें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं ये सारी की सारी क्लासें अभी हम संविधान से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तनाव की आवश्यकता नहीं है, तनाव एकदम नहीं लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हम सारे चैप्टरों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो अभी जितनी भी सारी क्लासें चल रही हैं वो संविधान से रिलेटेड हैं। फिलहाल में जितनी भी सारी क्लासें होंगी वो होंगी संविधान से रिलेटेड ही, लेकिन ये प्रॉपरली संविधान से रिलेटेड हैं। इस कारणवश फोकस करना है और तनाव नहीं लेना है। इसमें प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया कि जो भी हमारा भारत है, इस भारत में हमारे राज्य हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन्हीं का वर्णन हमारे प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है कि इसमें क्या बोला गया, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन प्रथम अनुसूची में हमारे किया गया है। भारत के जो भी हमारे राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित जो भी हमारे प्रदेश हैं उन्हीं का वर्णन हमको कहां पे मिलता है संविधान में, वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। जो कि प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची ये प्रावधान करती है कि जो भी हमारे भारत देश में जितने भी हमारे राज्य होंगे और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनको मैं अर्थात प्रथम अनुसूची ये बाकायदा प्रमाणित करता हूं कि ये मेरे अंतर्गत ही इनका प्रावधान किया गया है। तो ये बात हमको याद रखनी है। इसी के पश्चात में
दूसरी अनुसूची क्या बोलती है? दूसरी अनुसूची में देखेंगे, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची क्या बोल रही है? दूसरी अनुसूची में ये बोला गया कि जो भी हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार जो भी सर्वोच्च पद हैं उनके हमारे वेतन एवं भत्तों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। अब सर्वोच्च पद कैसे हो गए? संविधान के अनुसार जो भी हमारे सर्वोच्च पद, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति के अलावा हमारे उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल हो गया, कैग हो गया, या अन्य न्यायाधीश हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे हमारे संवैधानिक पद हैं जो कि सर्वोच्च पद माने जाते हैं संविधान के अनुसार भारत देश के। तो इनके जो भी हमारे वेतन से संबंधित सिस्टम होगा या इनके जो भी हमारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी भत्ते इनको प्राप्त करवाए जाएंगे, वो उनका सारा प्रावधान दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो यही बात हमको याद रखनी है कि जो भी हमारे संवैधानिक सर्वोच्च पद हैं, सर्वोच्च जो पद हैं उनके वेतन एवं भत्तों से रिलेटेड, वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है किसमें? दूसरी अनुसूची में। और इसमें याद रखना कि सर्वोच्च पद हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारी दूसरी अनुसूची ये प्रावधान करती है कि जो भी भारत देश के सर्वोच्च हमारे पद होंगे संविधान के अनुरूप या संविधान के अनुसार, उनको मैं अर्थात दूसरी अनुसूची ये प्रमाणित करती हूं कि उनका जो भी सारा प्रावधान किया जाएगा वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा, अर्थात दूसरी अनुसूची के अंतर्गत ही किया जाएगा। तो इस बात को भी हमने पकड़ करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में आती है हमारी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची आती है, इसमें क्या बोला गया? तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया? तीसरी अनुसूची ये प्रावधान करती है कि ये जो मैंने दूसरी अनुसूची में सर्वोच्च पद बताए, उनके वेतन एवं भत्ते बताए, तो इन्हीं सर्वोच्च पदों के जो भी हमारा शपथ ग्रहण होगा या इनको जो प्रतिज्ञा वगैरह दिलाई जाएगी वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाएगी। ठीक है, तो सर्वोच्च पदों का शपथ ग्रहण किसका? सर्वोच्च पदों का शपथ ग्रहण ये हमारा तीसरी अनुसूची ये प्रावधान करती है। और सर्वोच्च पद कौन कौन से होते हैं मैंने अभी ये बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग वगैरह हो गया, या जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जज वगैरह हैं, हाई कोर्ट के जो भी हमारे मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, तो इनका जो भी सारा शपथ ग्रहण से रिलेटेड सारा सिस्टम होगा उनको मैं अर्थात तीसरी अनुसूची ये प्रमाणित करती हूं कि ये सारा सिस्टम मेरे द्वारा ही किया जाएगा भारत देश के अंदर। ठीक है, तो ये हुई हमारी तीसरी अनुसूची। बात करते हैं इसी के पश्चात में चौथी अनुसूची की, कि चौथी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया है? चौथी अनुसूची क्या बोल रहा है? चौथी अनुसूची ये प्रावधान करती है कि जो भी हमारे विधानमंडल हैं, बात को मेरे पकड़ना, जो भी हमारे विधानमंडल हैं अर्थात एक प्रकार से बोले, सॉरी विधानमंडल नहीं, या जो भी हमारी राज्यसभा है, विधानमंडल नहीं, जो भी हमारी राज्यसभा है या उन राज्यसभा में सीटों का जो भी आवंटन किया गया है कि हमारे किस देश से कितनी सीटें हमारी राज्यसभा में चुन करके आएंगी, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी सीटों का आवंटन इसी चौथी अनुसूची के माध्यम से ही इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको भी हमने पकड़ करके रखना है कि चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन एवं केंद्र शासित प्रदेशों का भी
केंद्र शासित प्रदेशों का भी जो सीटों का आवंटन होगा, यानी किस राज्य से हमारी कितनी सीटें या कितने सदस्य हमारे राज्यसभा में चुन करके जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कितनी सीटें होंगी, इसका प्रावधान मैं अर्थात चौथी अनुसूची ये प्रमाणित करती हूं, या मेरे द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि ये सारा सिस्टम मेरे द्वारा ही किया जाएगा भारत देश के अंदर। किस अनुसूची के तहत? चौथी अनुसूची के तहत। इस बात को भी हमने पकड़ करके रखना है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची ये क्या बोलती है? तो मेरे शेर पांचवी अनुसूची भी याद रखना कि पांचवी अनुसूची होती क्या है। इस पांचवी अनुसूची में हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजातियों की। यानी हम लोगों ने अगर इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन किया होगा तो हम लोगों ने वहां पे अध्ययन किया होगा कि जो भी हमारे भारत देश में विभिन्न जनजातियां हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जातियां हो विभिन्न प्रकार की, तो उन्हीं अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी हमारे क्षेत्र हैं उन्हीं के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन बाकायदा पांचवी अनुसूची में किया गया है। ये प्रावधान मैं अर्थात पांचवी अनुसूची मैं ये प्रावधान करता हूं कि मेरे द्वारा ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जो भी क्षेत्र हैं उनके प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान मैं ही करता हूं भारत देश के अंदर। मैं से तात्पर्य यही है कि पांचवी अनुसूची बाकायदा इसका प्रावधान करती है। तो इसी बात को हमको नोट करना है कि जो भी हमारे विभिन्न भारत देश की अनुसूचित जो भी हमारी जातियां हैं और जनजातियां हैं, ये क्या होती हैं कि इन्हीं के प्रशासनिक क्षेत्र का वर्णन, किसका? प्रशासनिक क्षेत्रों का वर्णन, यानी जो भी सारा हमारा सिस्टम होगा इन विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्रों में वो प्रशासनिक क्षेत्र का वर्णन हमारे पांचवी अनुसूची में बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया है। तो पांचवी अनुसूची भी हमको याद रखनी है, ठीक है। और फिलहाल में रटना एक भी चीज नहीं है, सारी चीजें अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में और एकाग्रता के साथ में अगर क्लास को अटेंड करेंगे तो मेरी यही उम्मीद है यार कि पूरी क्लास हमको समझ में आएगी और सारी की सारी इन संविधान से रिलेटेड जो भी सारी अनुसूचियां हैं ये हमारे माइंड में सहजता पूर्वक सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हुई हमारी पांचवी अनुसूची। बात करते हैं इसी में छठी अनुसूची की कि छठवीं अनुसूची में हमारे क्या दिया गया है। बात करते हैं इसी में छठवीं अनुसूची की। छठवीं अनुसूची इसमें क्या दिया गया है, यानी संविधान में जो ये अनुसूची बनाई गई छठवें नंबर पे, इसमें क्या बोला गया कि इसमें ये बोला गया, यहाँ पे हम लोगों ने बात की विभिन्न यानी भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में, एक ही क्षेत्र में तो हमारे ये अनुसूचित जातियां और जनजातियां होंगी नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में होंगी, तो उनके प्रशासनिक सिस्टम का वर्णन किया गया पांचवी अनुसूची में। और यहाँ पे पर्सनली नाम दे दिया गया, एग्जैक्ट लोकेशन दे दी गई कि यहाँ पे अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके या इन क्षेत्रों के अंतर्गत जितनी भी हमारी जातियां या जनजातियां आती हैं उनके प्रशासनिक क्षेत्रों का वर्णन छठी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। और ये बाकायदा छठी अनुसूची में दिया गया है। आगे भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पे प्रॉपरली नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? असम का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे जितनी भी हमारी जातियां हैं या जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां
या अनुसूचित जनजातियां, उनके प्रशासनिक क्षेत्र का वर्णन, उनके प्रशासनिक क्षेत्र का वर्णन हमारे कहां पे मिलता है? तो वो मिलता है संविधान के 6ठी अनुसूची में। इसका प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। अर्थात मैं 6वीं अनुसूची ये प्रावधान करती हूं कि इन सारे क्षेत्रों में जो भी हमारी जातियां आएंगी या जनजातियां आएंगी, उनका प्रावधान या उनके प्रशासनिक क्षेत्रों का प्रावधान मैं अर्थात 6ठी अनुसूची ये प्रमाणित करती हूं और प्रावधान करती हूं भारत देश के अंदर। ठीक है, तो इस 6वीं अनुसूची को भी हमको याद करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, कि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। देखते हैं यहीं पे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची इसमें क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची में बाकायदा हमारे 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी? यानी 7वीं अनुसूची ये प्रावधान करती है कि भारत देश के अंदर हमारी 3 सूचियां बनाई जाएंगी या बनाई गई हैं, जिनको मैं अर्थात 7वीं अनुसूची ये प्रमाणित करती हूं या ये प्रावधान करती हूं कि मेरे द्वारा या मेरे अंतर्गत ही इन सूचियों का प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा? कौन कौन सी? एक हो गई हमारी केंद्र सूची, याद रखना एक एक बात को, केंद्र सूची। दूसरा हो गया हमारा राज्य सूची, राज्य सूची। एंड तीसरा हो गया हमारा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये हमारी 3 अनुसूचियां हैं जिनका प्रावधान इस 7वीं अनुसूची में बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। अब यार यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि केंद्र सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है एंड समवर्ती सूची क्या होती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं केंद्र सूची जो होती है। इस केंद्र सूची के अंतर्गत पहले हमारे मूल संविधान में एक तरह से बोले तो लगभग 97 विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान हमारे किया गया था। लेकिन आज वर्तमान में बात करें तो ऐसे हमारे 100 विषय बना दिए गए हैं जिनमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो कहने से तात्पर्य यही है कि केंद्र सूची के अंतर्गत केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानूनों का प्रावधान करेगी। ठीक है, तो ये हुआ केंद्र सूची का मतलब। एंड राज्य सूची से तात्पर्य ये है कि राज्य सूची में केवल और केवल राज्य सरकार के द्वारा ही हमारे नियम और कानून बनाए जाएंगे, या कुछ विषय हमारे ऐसे होंगे भारत देश के अंदर जिसमें केवल और केवल राज्य सरकार के द्वारा ही कानूनों को बनाया जाएगा। और इसमें मूल में या मूल संविधान के अंतर्गत इसमें ये बात बोली गई थी कि पहले शायद इसमें 66 वगैरह या 61 वगैरह विषय रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 66 रखे गए हैं। तो एक प्रकार से 66 से लेकर के या 61 से लेकर के 66 विषयों पर या इन्हीं के अंतर्गत जो भी हमारे कानून वगैरह या बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसी के पश्चात में ये आती है हमारी समवर्ती सूची। ये क्या है? तो ये जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची एक प्रकार से बोले तो इस समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमारे 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और इस समवर्ती सूची में ये बोला गया है कि कुछ हमारे विषय भारत देश के अंतर्गत ऐसे होंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अनुसार या दोनों के माध्यम से हमारे कानूनों को बनाया जाएगा। इसी को हम लोग समवर्ती सूची के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दोनों ही सरकारें मिल करके भारत देश के लिए कानूनों का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो ये हुई हमारी कुल मिलाकर के 3 अनुसूचियां जिनका प्रावधान 7वीं अनुसूची ये प्रावधान करती है कि मेरे अर्थात 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियों का प्रावधान भारतीय संविधान में बड़े ही परिपक्वता के साथ में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालना। नोट पॉइंट क्या डालेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है
कि केंद्र और राज्य के मध्य में मतभेद टाइप में दिखता है। मतभेद कैसा कि मानते हैं कि जैसे व्यवहारिक भाषा में ये समझते हैं कि जैसे केंद्र में हमारी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी हमारी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, किसी भी राज्य को मानते हैं, तो यार इनके दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग वाला सिस्टम होगा, यानी एक प्रकार से रिलेशन जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, तो दोनों के मध्य में तालमेल का सिस्टम जो होगा वो अच्छा होगा। तो कानून जो बनेगा समवर्ती सूची के अंतर्गत वो एक बेहतरीन कानून बनेगा, क्योंकि दोनों का तालमेल अच्छा है, ठीक है। और यहीं पे बात करते हैं कि मानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार है, वो हम कांग्रेस की मानते हैं, सपा की मानते हैं, बसपा की मानते हैं, किसी की भी सरकार मानते हैं, जो कि डिफरेंट पार्टी की सरकार है, यानी एक अलग पार्टी की सरकार है राज्य में। तो इस प्रकार से केंद्र जो कानून को लागू करेगी या इन दोनों के मध्य में जो भी हमारे कानून से रिलेटेड या समवर्ती सूची से रिलेटेड जो कानून बनाया जाएगा वो यार मतभेद टाइप का दिखेगा, क्योंकि पार्टी अलग अलग है। तो क्या पता बीजेपी वाले का काम कांग्रेस को समझ में ना आ रहा हो, कांग्रेस वाला काम बीजेपी को समझ में ना आ रहा हो। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में देखा गया है कि कभी कभी केंद्र और राज्य के मध्य में हमारे मतभेद दिखाई देता है। तो इस संबंध में जो भी हमारा कानून बनाने का प्रावधान दिया गया है वो हमारा केंद्र को दिया गया है, केंद्र को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी राज्य की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तथ्य को हमने समझना है और नोट पॉइंट डाल करके बाकायदा इसको सजा करके लिख करके रखना है नोट्स में अपने, ठीक है। तो ये हुई हमारी तीनों अनुसूचियां और इनके अंतर्गत कौन कौन से विषय हमारे आते हैं ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो ये हुई हमारी 7वीं अनुसूची। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची क्या प्रावधान करती है? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची क्या बोलती है? 8वीं अनुसूची में ये बोला गया है कि भारत देश के अंदर मूल संविधान में अगर हम बात करें तो भारत देश के अंदर मूल संविधान में कुल मिलाकर के हमारी 14 भाषाओं को महत्वता दी गई थी। ये मूल संविधान की बात है, यानी एक प्रकार से अगर हम इसको व्याख्यायित करना चाहें 8वीं अनुसूची को, तो इसमें भाषाओं का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान? भाषाओं का प्रावधान किया गया है। किस सूची के अंतर्गत? तो वो हुई हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची ये बोलती है कि मेरे अंतर्गत जो भी यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का प्रावधान किया गया है, अर्थात ये हमको संविधान के द्वारा ये मान्यता दी गई है कि भारत देश के अंदर जो भी हमारी भाषाएं होंगी वो कितनी भाषाएं होंगी या आधिकारिक रूप से कितनी भाषाओं का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो आधिकारिक रूप से मूल संविधान में जो भी हमारी भाषाओं का प्रावधान किया गया वो 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था मूल संविधान में, लेकिन आज वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ा करके 22 भाषाओं को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, ठीक है। तो इस बात को भी हमने याद रखना है कि आज इंडिया के अंतर्गत या भारत देश के अंतर्गत आधिकारिक रूप से अगर भाषाओं की बात करें तो कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से या कानूनी रूप से महत्वता दी गई है कि भारत देश के अंतर्गत 22 भाषाएं हमारी होंगी। इसका प्रावधान मैं अर्थात 8वीं अनुसूची बड़े ही बेहतरीन ढंग से इसकी व्याख्या करती हूं। कहां पे? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं इसको भी, अच्छा यहां पे ये याद रखना 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं इसी के पश्चात में 9वीं अनुसूची की
कि 9वीं अनुसूची हमारी क्या बोलती है। ठीक है, देखते हैं इसी में 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो इससे पहले जब हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग की थी तो हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से यह समझा कि मूल संविधान के अंतर्गत क्या होती है, 8 अनुसूचियों का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ही सरकार को आवश्यकता पड़ी तो संशोधनों के माध्यम से या विभिन्न संशोधनों के माध्यम से इन अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें अब हम उन सारी अनुसूचियों की बात करेंगे जिनको बाद में अर्थात मूल संविधान से ना जोड़ करके इनको बाद में संशोधनों द्वारा इनको भारतीय संविधान में समाहित किया गया। ठीक है, तो देखते हैं 9वीं अनुसूची के संदर्भ में। 9वीं अनुसूची ये बोलती है कि इसमें यानी इसको संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, और ये हमारा पहला संविधान संशोधन था, इसको भी हमने नोट करके रखना है। कौन सा संशोधन था, पहला संविधान संशोधन। इसको यानी किसको, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 1951 में। अब यहां से हमारी बातों को पकड़ करके रखना कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हमारा संसद के द्वारा किया गया, जिसमें हमारी 9वीं अनुसूची को संविधान के अंतर्गत समाहित किया गया। ठीक है, और इसमें यह बोला गया कि इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। इसमें पहले ये देखते हैं कि क्या बोला गया। तो इसमें भूमि सुधार व्यवस्था को समाहित किया गया। इसमें किसको जोड़ा गया, भूमि सुधार व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किसके अंतर्गत, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। और ये हमारा प्रथम संविधान संशोधन था, यानी 1950 में हमारा संविधान पूरे देश के लिए लागू हो जाता है, यानी एक प्रकार से गणतंत्र घोषित होता है भारत। जस्ट उसी के एक साल के पश्चात प्रथम संविधान संशोधन हमारे करना पड़ा या इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। तो जिस कारणवश 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको भारतीय संविधान में समाहित किया गया। अब इसमें ये जो भूमि सुधार व्यवस्था का प्रावधान किया गया, इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी कि सरकार ने इसको भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची बना करके समाहित कर दिया। इसकी आवश्यकता इस कारणवश पड़ी, ये मूल संविधान में तो था नहीं, जब सरकार को आवश्यकता पड़ी तभी इसको संविधान में समाहित किया गया। और आवश्यकता इस प्रकार से पड़ी कि उस समय हमारा जो जमींदारी का सिस्टम था या भूमि सुधार का सिस्टम था या जमींदार से रिलेटेड या भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी उन्मीलन हो रहा था या भूमि सुधार से रिलेटेड जो उत्पीड़न वगैरह हो रहा था, उनमें समस्याएं आने लगी। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो भी हमारी भारत देश की सरकार थी, उनको ये आवश्यकता पड़ी कि इस व्यवस्था में या इस फील्ड में या इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, जिस कारणवश उन्होंने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में ये बाकायदा प्रावधान कर दिया, भूमि सुधार व्यवस्था का प्रावधान किया गया प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसमें ये भी बोला गया कि इससे संबंधित जो भी हमारा मैटर होगा भारत देश के अंदर, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी जो भी सारा सिस्टम होगा वो कोर्ट वगैरह में इन सारे सिस्टमों को या इनके सारे मामले कोर्ट में हमारे पेश नहीं होंगे, ना ही किसी प्रकार की सुनवाई होगी। तो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन फिलहाल में आगे चल के और अधिक आवश्यकता पड़ी
और अधिक समस्याएं आने लगी इस फील्ड से रिलेटेड। तो जिस कारणवश बाद में सरकार को यह भी करना पड़ा कि संविधान के अनुसार ये करना पड़ा कि बाद में कोर्ट ने ये बोला कि इसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इस कारणवश बोला गया कि जो भी हमारी सरकार है, कभी कभार इस 9वीं अनुसूची का प्रयोग सरकार अपने स्वार्थ के लिए कर लेती है। तो इस कारणवश न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अर्थात इस फील्ड से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की समस्या भारत देश के अंतर्गत उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं ये बाकायदा संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से बोल दिया गया। लेकिन क्यों बोला गया ये हम समझ लिए कि सरकार कुल मिलाकर के सरकार अपने स्वार्थ के लिए इस 9वीं अनुसूची का प्रयोग कभी कभार कर लेती है, जिससे कि हमारे संविधान का उल्लंघन होता है। तभी कोर्ट के माध्यम से ये बोला गया या न्यायालय के माध्यम से ये बोला गया कि इसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए हम ये याद रखेंगे कि भूमि सुधार व्यवस्था का जो भी प्रावधान किया गया वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची, इसमें क्या बोला गया? तो मेरे से 10वीं अनुसूची भी याद रखना। 10वीं अनुसूची में क्या बोला गया? 10वीं अनुसूची में ये बोला गया, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको भी हमने याद रखना है कि मूल संविधान में ये नहीं था। इसमें हमारा ये बोला गया 10वीं अनुसूची के माध्यम से कि ये मूल संविधान में नहीं था। इसको भी याद रखना। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया दल बदल, क्या बोला गया? दल बदल प्रक्रिया का प्रावधान हमारे किया गया। दल बदल प्रक्रिया का प्रावधान हमारे कौन करता है? तो ये बाकायदा 10वीं अनुसूची ये भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान करती है कि मेरे द्वारा ही, अर्थात 10वीं अनुसूची के द्वारा ही ये प्रावधान किया गया भारत में कि जो भी हमारी दल बदल की प्रक्रिया होगी इस पे रोक लगनी चाहिए। ये मैं अर्थात 10वीं अनुसूची ये प्रावधान करती हूं। अब ये दल बदल की प्रक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं कि हमारे देश में जो भी हमारे दल बदल की प्रक्रिया थी, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारी मानते हैं कि जिस समय हमारा संविधान बना हुआ था उसके पश्चात में इसको लाने की आवश्यकता इसी कारणवश पड़ी या इसको लाने की जो भी आवश्यकता थी कि उस समय हमारी कुछ छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी। ठीक है, और उनके जो सदस्य थे वो यार चुनाव से जीतने के बाद वो अपनी पार्टी को बदल दिया करते थे। मानते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए। तो इन्हीं सारे सिस्टमों को देखते हुए ये आवश्यकता पड़ी कि दल बदल की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी दल को सही सटीक बहुमत दल नहीं प्राप्त होता इसके कारणवश। ठीक है, बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता था, इसी कारणवश इसकी आवश्यकता पड़ी भारत देश के अंतर्गत और इसको बाकायदा 10वीं अनुसूची के माध्यम से भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और इसमें यही बोला गया कि दल बदल से तात्पर्य यही है, छोटी छोटी जो भी पार्टियां थी उनके जो सदस्य थे वो अपना दल बदल लेते थे, जिससे कि जो भी हमारा पहले वाला जो दल होता था उससे जब सदस्य चले जाएंगे अपना दल बदल लेंगे तो उस पार्टी को तो यार बहुमत ही नहीं मिलेगा, उस पार्टी का बहुमत सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें यह भी बोला गया कि अगर दल बदल करना है तो वो चुनाव से पहले कीजिए, चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। और अगर दल बदल करते हैं तो आपकी जो भी आप जिस भी पार्टी में होंगे आपकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी या रद्द कर दी जाएगी। ठीक है,
तो ये बात भी बोल दी गई। तो ये दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। और कब किया गया, तो ये किया गया प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची, और इस 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। यानी 52वां संविधान संशोधन होता है, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 1985 में ये हमारा संशोधन किया गया संविधान के अंतर्गत, या 1985 में 10वीं अनुसूची की आवश्यकता पड़ी, तभी इसको 52वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको जोड़ दिया गया दल बदल की प्रक्रिया के नाम से। ठीक है, तो ये हुई हमारी 10वीं अनुसूची। देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या बोलता है, 11वीं अनुसूची ये क्या बोलता है कि 11वीं अनुसूची को क्यों जोड़ा गया और किस कारणवश जोड़ा गया। तो ये जो भी हमारी अनुसूची है 11वीं अनुसूची, इसको हम लोगों ने 73वें संविधान संशोधन, फाइनली इसमें देखते हैं कि पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पंचायती व्यवस्था का प्रावधान हमारे कहां पे किया गया, यानी हमारे भारत देश के अंतर्गत। पहले जो भी हम देखते हैं ना यार कि कुछ क्षेत्रों में, या पहले जो भी हमारा निचला क्षेत्र होता है प्रशासनिक रूप से, वो ग्राम होता है। ग्राम में प्रधान वगैरह होते हैं, जिला में हमारे पंचायत वगैरह होती हैं। तो ये पंचायतों का सिस्टम पहले भारत देश के अंतर्गत नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रशासनिक क्षेत्र को चलाने के लिए यार हमारे इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब यार इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे इस कारणवश पड़ी कि अब मानते हैं कि मोदी जी केंद्र में बैठते हैं दिल्ली में, तो अब वो दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत देश को तो हैंडल कर नहीं सकते, वो कुछ क्षेत्रों को हैंडल कर सकते हैं अकेले प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी प्रशासनिक क्षेत्र को और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इनको कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया गया। इन्हीं प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए कुछ कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया गया। जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जिला में आएंगे तो जिला पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, पंचायतों का चुनाव। गांव में आएंगे तो प्रधानी वगैरह का चुनाव होता है। ठीक है, तो इसी कारणवश गांव के लेवल पे प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाई जाए तो प्रधान का चुनाव, जिला के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत रूप से और अच्छे ढंग से चलाया जाए तो पंचायतों का चुनाव, और राज्य के स्तर पे प्रशासनिक व्यवस्था को बड़े ही बेहतरीन ढंग से चलाया जाए तो मुख्यमंत्री का चुनाव। और इसी रूप में पूरे भारत देश को चलाने के लिए एक चुनाव किया गया, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, तो इसी कारणवश अलग अलग क्षेत्रों को चलाने के लिए इन अलग अलग प्रशासनिक सिस्टमों की आवश्यकता पड़ी, जिस कारणवश ये हमारी 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत समाहित की गई। और इसको समाहित कब किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 92 और 93 ये दो डेट कैसे याद रखेंगे, तो संसद में यार इससे पहले मैंने पहले भी बताया कि किसी भी प्रकार का भारत देश के अंतर्गत अगर कानून बनाया जाएगा जो कि पूरे भारत के लिए होगा तो उसको हम लोग संसद में पेश करेंगे। संसद में बहुमत के साथ में अगर वह सिद्ध हो जाता है तो वो फाइनली राष्ट्रपति जी के पास जाता है वो प्रस्ताव, और राष्ट्रपति जी अगर उस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो फाइनली पूरे देश के लिए एक कानून के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो ये हमारा 92 में संसद में ये प्रस्ताव लाया गया कि भारत देश के अंतर्गत हमारी पंचायती व्यवस्था का गठन करना है, जो कि इसको हम 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका प्रावधान करते हैं। तो पंचायतों की जो व्यवस्था की गई वो हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई,
और इसको 1992 में संसद में पेश किया गया और फाइनली 1993 में ये पूरे देश के लिए लागू हो जाता है और 1993 से ही पूरे देश में जो भी हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पंचायतों की आवश्यकता पड़ती है वहां पे पंचायतों का गठन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है 73वें संविधान संशोधनों के द्वारा। और फाइनली इसमें यह भी बोला गया कि इनके हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र बांट दिए गए कि ये इन सारे क्षेत्रों में कार्य करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे विषय बना दिए गए कि जो भी हमारे पंचायतों का चुनाव होगा ये हमारे पंचायतों के चुनाव से के माध्यम से जो भी हमारे सदस्य चुने जाएंगे उनका कार्य होगा कुछ हमारे लोकल कार्य दे दिए गए। लोकल कार्य जैसे सड़कें बनवाना, सड़कों के साथ साथ हमारे गांव की साफ सफाई करवाना, तालाब वगैरह बनवाना, नालियां वगैरह बनवाना, ये सब किसका कार्य है? ये सब पंचायतों का काम है। किनका काम है? पंचायतों का काम है। ये सारे कार्य पंचायतों को दे दिया गया और इसी व्यवस्था को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ दिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। किसकी बात करते हैं? 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो कि हमारी लास्ट अनुसूची है भारतीय संविधान की। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची ये प्रावधान करती है, इसमें नगर पंचायतों का एक प्रकार से बोले तो जो भी हमारा नगर पालिका का सिस्टम है ना, इस नगर पालिका का सिस्टम या नगरीय क्षेत्र में पंचायतों का जो गठन किया गया वो हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। और कब किया गया? तो ये किया गया 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 एवं 93 में इसको भी किया गया। लेकिन ये 74वें नंबर पर इस संविधान संशोधन को संविधान में किया गया। ये भी 92 में संसद में पेश होता है और फाइनली 93 में इसको पारित कर दिया जाता है पूरे देश के लिए कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका अर्थात नगर पंचायतों का गठन हमारे किया जाएगा। इसको मैं अर्थात 12वीं अनुसूची ये प्रावधान करती हूं या प्रमाणित करती हूं कि मेरे द्वारा ही इन सारे सिस्टमों को भारत देश के अंतर्गत किया जाएगा और कोई भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसी कोई अनुसूची नहीं है जिसके द्वारा ये सारे कार्य हमारे किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। और फाइनली दोनों यार सेम ही हैं। ये कार्य स्थानीय स्तर पे पंचायत करती है, ये नगर स्तर पे करती है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। और इसी तरीके जैसे इसमें क्षेत्र बांटे गए उसी तरीके से इसमें भी कुछ क्षेत्र हमारे बांट दिए गए, यानी 18 से 20 कार्य इसमें बांटे गए और इसी तरह 18 से 20 कार्य इसमें बांट दिए गए। इसमें फिलहाल में ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इसमें 18 से 20 कार्य इसमें दिए गए हैं। तो इसको भी हमने याद रखना है कि इन सारे कार्यों के माध्यम से जो भी हमारी नगर पालिका है वो कार्य करेगी। 12वीं अनुसूची इसका प्रावधान करती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ संविधान से रिलेटेड या संविधान में या संविधान की पुस्तक में जितनी भी हमारी अनुसूचियां दी गई हैं उन सारे अनुसूचियों का अध्ययन बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने इस क्लास में करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है तो आप लोग कमेंट वगैरह करोगे, वहां से हम लोग उसका मतलब समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद।